चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पहले किताब के गढ़ खंड के तीसरे चैप्टर संपूर्ण कहानी संपूर्ण क्रांति के प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में संपूर्ण क्रांति के द्वारा जो भाषण था वो सारे भाषण विस्तार से एक्सपीरियंस में समझा चुका हूं। यदि अभी तक आप वो भाषण नहीं देखे हैं, जब तक इसकी मेन टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनने वाला है। इसलिए किताब खोलकर बैठ जाइए और इसके प्रश्न क्वेश्चन आंसर को मतलब प्रश्न को देखिए। 11 प्रश्न दिया हुआ है। हो सकता है शायद स्क्रीन पर आपको धुंधला नजर दिखाई दे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि साफ साफ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किताब भी देखिए और बोर्ड पर भी देखिए। देखिए पहला प्रश्न है, इस चैप्टर्स का आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, मतलब आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण क्या कहना चाहते थे। लिखिएगा आंसर कि जयप्रकाश नारायण यही कहना चाहते थे कि इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं छात्र करे, क्योंकि छात्रों में एक अलग तरह का जोश और जुनून होता है और छात्र चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण से जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं छात्र लोग करें। आगे आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, लेकिन छात्र लोग कहते हैं कि नहीं, इस आंदोलन का नेतृत्व आप स्वयं करिए। क्या कहते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व आप स्वयं करें। तो वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं ठीक है मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो कहते हैं कि मैं सबकी बातों को सुनूंगा, लेकिन अंत में मेरा ही फैसला होगा, क्योंकि मैं नाम के लिए नेतृत्व नहीं करना चाहता, नाम के लिए नेता नहीं बनना चाहता कि मैं सामने रहूं नेता बनकर, अब फैसला कोई और करे। मैं ऐसा नेता बनना चाहता हूं, मैं सबकी बातों को सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी बातों को मानूं, लेकिन अंत में फैसला मेरा होगा। तो इसका आंसर लिखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। तो आंसर लिखिएगा कि आंदोलन के नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि स्वयं छात्र करे। इस आंदोलन का नेतृत्व संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व स्वयं छात्र करें, लेकिन छात्रों के आग्रह पर, छात्र लोगों के आग्रह पर स्वयं क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं इस हाथ में तब लूंगा जब आप लोग एक शर्त मानेंगे। कहते हैं कौन सा शर्त, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं नाम के लिए नेता नहीं बनना चाहता, नाम के लिए नेतृत्व नहीं करना चाहता, मैं तभी करूंगा जब मेरा फैसला सबको ही मानेंगे। मैं सबकी बातों को सुनूंगा, सबकी बातों को मानने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंत में फैसला मेरा ही होगा और उस फैसला को सबको मानना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि छात्र आकर इस आंदोलन का नेतृत्व करें, क्योंकि छात्र चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन छात्र लोग रिक्वेस्ट करते कि नहीं इस आंदोलन का नेतृत्व आप करिए। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं ठीक है मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मैं नाम के लिए नेतृत्व नहीं करना चाहता, नाम के लिए नेता नहीं बनना चाहता। मैं जो भी करूंगा उसको सबको मानना पड़ेगा, मेरा जो भी फैसला होगा सबको मानना पड़ेगा। मैं सबकी बातों को सुनूंगा, सबकी बातों को मानने की कोशिश करूंगा, अप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंत में मेरा जो फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण कि छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास की परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और उसके अमेरिका प्रवास की आपको चर्चा करनी है, और इस अवधि में दोनों में से इस अवधि में कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उसको क्या करना है, लिखना है। तो लिखिए, जयप्रकाश नारायण प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त किए, उसके बाद की शिक्षा पटना के कॉलेजिएट में जाकर मतलब पटना कॉलेजिएट में जाकर किए। वहाँ से उन्होंने 1922 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना। उसमें यह बताया गया था कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो अमेरिका में जाकर मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो 1922 ईस्वी में वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, और अमेरिका में जाकर बहुत छोटे मोटे काम किए, जैसे चप्पल जूता साफ करना, झाड़ू लगाना, होटलों में बर्तन वर्तन साफ करना, उसके बाद जहाँ माल जाल कटाता था वहाँ भी काम किए। मतलब इतने छोटे मोटे काम किए ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उस छोटे मोटे काम के बदलत उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा डिग्रियाँ हासिल करी, और उसी का रीजन है कि आज जयप्रकाश नारायण संपूर्ण फेमस है। सबको ही जानता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण। इनको जेपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इनको लोक नायक भी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो बताना ही है कि अमेरिका है, भले जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन की चर्चा करनी है और अमेरिका प्रवास का भी परिचय आपको देना है। तो इतनी बातें आप लिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर प्राप्त किए, उसके बाद की शिक्षा पटना के कॉलेजिएट में प्राप्त किए, उसके बाद 1922 में स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद अमेरिका चले गए। ठीक है ना, अमेरिका जाने के बाद उन्होंने बहुत छोटा मोटा काम की, जैसे होटलों में बर्तन वर्तन मारना, झाड़ू लगाना, पोछा उछा लगाना, जहाँ माल जल कटाता था वहाँ भी इन्होंने क्या किया, काम धाम किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और इस अवधि की कौन सी बातें हमें प्रभावित करती है,
तो अमेरिका प्रवास की जो बातें हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन्होंने मतलब पढ़ाई के लिए इतना छोटा मोटा काम किया कि आज के बच्चे कर नहीं सकते हैं। आज के बच्चे छोटा मोटा कार्य करने से घृणा करते हैं, पढ़ाई लिखाई ही छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने छोटा मोटा काम करने के बाद भी पढ़ाई को अपनाया और बहुत आगे गए। इतना आगे गए कि उन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया और उस भाषण को सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटी थी कि साला आज कोई प्रधानमंत्री भी भाषण देना तो उतनी भीड़ लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये लिखेगा इस अवधि की कौन सी बातें प्रभावित करती है? तो अमेरिका प्रवास की बातें हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि छोटे मोटे कार्य करने के बाद भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। अब प्रश्न नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते हैं? जब अमेरिका से वापस लौटे जयप्रकाश नारायण तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने क्या किया? शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल? क्योंकि उस समय उन्होंने जब अमेरिका गए थे तो उस समय लेनिन का, ट्रॉट्स्की का जमाना था। लेनिन क्या था? एक शासक था लेनिन, ठीक है ना। तो लेनिन से इन्होंने ये सीखा था कि जो देश गुलाम हो किसी का, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी में हमें शामिल नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हमें अपना एक पार्टी का गठन करनी चाहिए। तो इन्होंने वहाँ से आकर किसमें? कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। मतलब 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में इन्होंने ज्वाइन ले लिया। तो आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो आंसर लिखिएगा जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि जब वो अमेरिका से वापस लौटते हैं तो वो लेनिन से सीखे थे कि जो देश किसी का गुलाम हो, और हम लोगों का भारत उस समय गुलाम था अंग्रेज का, कि जो देश किसी का गुलाम हो हमें वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी रीजन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आगे पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है, मतलब पाठ के आधार पर व्याख्या करना है। जैसे क और ख देखिए, किताब भी खोल के देखिए। क नंबर है कि अगर कोई प्रश्न है, कह रहे कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां भी चलाते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि अपने लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का यदि कोई दुश्मन है तो वो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी करते हैं, उनकी लाठीचार्ज भी करते हैं। जो अफसर है, जो पुलिस है, जो नेता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सब क्या है? वो सब जब चुनाव होता है तो उस समय आते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं ये काम करूंगा, वो करूंगा, लेकिन बाद में वो कुछ नहीं करते हैं। बाद में वही जो सरकार बनता है जनता का दुश्मन बन जाता है, जनता का साथ खिलवाड़ करने लगता है, उसके समाज का विकास नहीं करता है। ठीक है, तो वही कहते हैं यदि कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग क्या है? जनता के शांतिमय कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं, उन्हें उनके कोई भी कार्यक्रम को होने नहीं देते हैं और साथ में लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इस पर जयप्रकाश नारायण दुखी होते हैं। कैसे? जब 5 जून 1974 ईस्वी को भाषण दे रहे थे पटना के गांधी मैदान में, तब बहुत दूर दूर के लोग आ रहे थे, तो कई जगह पुलिसों ने उनके ट्रेन को रोक दिया, लोगों के आने जाने को रोक दिया, गिरफ्तारियां किए, लाठी चलाई गई, गोलियां भी चलाई गई। तो इस पर जयप्रकाश नारायण दुखी होते हैं। कहते हैं कि यदि कोई दुश्मन है तो वही दुश्मन है जो जनता को शांतिमय स्थापित करना सिखाते हैं। वोट लेना होगा तो आएंगे और कहेंगे कि ये है, वो जनता को अपने भगवान के समान मानते हैं, उनका पैर तक भी छूते हैं और साला जीत जाने के बाद नहीं पूछने आता, एक बार भी नहीं आता पूछने के लिए। तो कहने का मतलब है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के बीच शांति स्थापित करते हैं, अब बाद में उनके शांतिमय कार्यक्रम में बाधा बन जाते हैं, उनके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों पर क्या करते हैं? लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं और उन पर डंडा चार्ज करते हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी करते हैं। तो बस इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। आगे, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखिए कुछ लोग जो है इंदिरा गांधी और जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण को मिलाना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन जेपी कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, बस उसकी नीतियों से झगड़ा है, उसके कार्यों से, उसके गलत आचरणों से, गलत बिहेव से झगड़ा है बस। ठीक है, तो कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे बापू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे कोई भी हो, मैं सबका खंडन करता हूँ, सबका विरोध करता हूँ यदि कोई गलत नीति अपनाता है तो। और रियल में वो बापू चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने क्या किया? सबके गलत नीतियों का विरोध किया, खंडन किया। ठीक है, तो व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो लिखेगा कि कुछ लोग जेपी को मतलब जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी से मिलाना चाहते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे तो बस उसके गलत नीतियों से, गलत आचरण से, गलत तर्कों से क्या है? झगड़ा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने किया? बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने किया है? तो आंसर लिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बापू और नेहरू मेरे क्या है? प्रिय थे। मतलब जयप्रकाश नारायण बापू और नेहरू की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते थे। और साथ में एक और बात है कि
वो बापू के बातों का खंडन करते थे, उनकी आलोचना करते थे, मतलब बुराई करते थे। लेकिन फिर भी बापू जयप्रकाश नारायण को बुरा नहीं मानते थे। बापू का मतलब महात्मा गांधी। और साथ में जयप्रकाश नारायण इनको जवाहरलाल नेहरू को अपने भाई के समान मानते थे। लेकिन जब नेहरू जी भी गलत नीति अपनाते थे तो उसका भी खंडन, उनका भी बुराई जयप्रकाश नारायण करते थे। लेकिन ये दोनों जयप्रकाश नारायण की बातों को बुरा नहीं मानते थे, ठीक है। और साथ में जो नेहरू थे वो जयप्रकाश नारायण को बहुत ज़्यादा मानदान करते थे। अब क्यों करते थे ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। देखिए, एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे वक्ता थे, इसी कारण से सब लोग इनका मानदान करते थे, ठीक है। तो बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने किया है, तो बस इतना लिखिएगा कि जो जेपी थे, जो जयप्रकाश नारायण थे, वो बापू और नेहरू की बातों को मानते थे, उनके संग रहते थे और साथ में उनकी गलत नीतियों का आलोचना करते थे, उनकी बुराई करते थे। लेकिन फिर भी ये दोनों उनकी बातों को बुरा नहीं मानते थे, जेपी के बातों को बुरा नहीं मानते थे। और खासकर नेहरू जी जो थे ना, जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो जयप्रकाश नारायण को अपने भाई के समान मानते थे और जयप्रकाश नारायण की किसी बातों को बुरा नहीं मानते थे। और साथ में नेहरू जी एक बात कहते हैं वहाँ पर कि अभी हम लोग को पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है। पूर्णतः आज़ादी तभी मिलेगी जब हमें मीलों दूर पैदल चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए जनता को, छात्र को, युवा को तैयार रहना होगा संघर्ष करने के लिए, ठीक है। इतनी बातें लिखिएगा। आगे 6 नंबर कोई प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार का जड़ क्या, अभी बताए थे पिछले वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। इसका जब लेक्चर हो रहा था जयप्रकाश नारायण, तो कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या, तो बताए थे कि भ्रष्टाचार का जड़ है चुनाव में ज़्यादा खर्च। यदि चुनाव में ज़्यादा खर्च रोक कर वही खर्च जनता के बीच करी जाए तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि आप जेपी से सहमत है, तो हाँ जी, हम जेपी से सहमत है। इसे दूर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे, तो यही देंगे कि चुनाव पर खर्चा कम करी जाए, गरीब लोगों को चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित करी जाए, और यहाँ तक कि गाँव समाज की क्या करी जाए, विकास करी जाए। बस इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की जड़ को मिटा सकते हैं और सभी कास्ट के लोगों के बीच समान, मतलब समान नजरिए से देखी जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, कि आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे। तो लिखिएगा आंसर कि भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव में ज़्यादा खर्च है। चुनाव में जितना खर्च होता है, यदि वही खर्च समाज के लोगों के बीच कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, जेपी की इस बात से हम लोग सहमत है। और इसे दूर करने के लिए कुछ सुझाव हम लोग यही देंगे, लिखिएगा। इसे दूर करने के लिए निम्न सुझाव है। पहला सुझाव लिखिएगा, इसे दूर करने के लिए निम्न सुझाव है। पहला सुझाव कि चुनाव पर कम खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, मतलब जो भी खर्च के पैसे बचेंगे वो समाज के विकास में लगा दिए जाए। तीसरा, कि गरीब जो लोग हैं उनको चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित करना होगा। और चौथा ये भी लिख सकते हैं कि लोगों को कम से कम इतना अधिकार हो कि वो अपना शासन स्वयं चुन सके, और यदि वो सरकार कोई गलत काम करता है, गलत नीति लगाता है, तो उसको स्वयं जनता लगे क्या कर सके, हटा सके, उसका पद छीन सके। तभी जाकर भ्रष्टाचार की जड़ मिट सकती है, ठीक है। आगे देखिए, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। लेखक ये कहते हैं कि जैसे जैसे साम्यवाद बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे समाज में साम्यवाद आएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे समाज में साम्यवाद आएगा, वैसे वैसे हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का क्या हो जाएगा, क्षय होता जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, क्षय होने का मतलब क्या हो गया, वो दल विहीन होते जाएगा। क्या हो जाएगा, दल विहीन होते जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो इतना आप लिखिएगा कि जैसे जैसे हमारे समाज में साम्यवाद बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे स्टेट का क्षय होता जाएगा। और एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारा जो लोकतंत्र होगा वो दल विहीन लोकतंत्र होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, दल विहीन लोकतंत्र होगा। तो क्या लिखेंगे आप आंसर में, इतना लिखिएगा कि जैसे जैसे हमारे समाज में साम्यवाद बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंततः दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण चाहते हैं कि ये संघर्ष समितियां हर गलत नीतियों का विरोध करे। यहाँ तक कि गांव समाज में कहीं कहीं गलत नीतियां लगाई जाती है तो उनका भी विरोध करे। कहने का मतलब यदि सरकार भी कोई गलत नीति लगाती है तो उनका विरोध करे। यदि वो उस विरोध को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाए, उस पद से उसका पद छीन दिया जाए। क्योंकि जो सरकार बनती है वो जनता की सरकार है, जनता चूज करती है। जनता यदि भड़क जाए तो कुछ भी कर सकती है। तो जन संघर्ष समितियों से
जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? तो लिखिएगा इतना कि जन संघर्ष या संघर्ष समिति से लेखक जयप्रकाश नारायण यही चाहते हैं कि ये हर जगह जहाँ भी गलत नीति हो उसका विरोध करे। गाँव हो चाहे वो लोकतांत्रिक शासन हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर ये जन संघर्ष समितियाँ जाए, उसका संघर्ष करे, उसका विरोध करे और उसका मुंहतोड़ जवाब दे। आगे 9 नंबर, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों लगा। कहने का मतलब ये जो आप भाषण सुने जयप्रकाश नारायण की, यहाँ पर इसमें सबसे प्रिय अंश आपको चुनना है और बताना है कि सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों लगा। तो आपके अनुसार ये आंसर अलग हो सकता है, मेरे अनुसार अलग हो सकता है। देखो, जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वही लिखना है, आप यहाँ से समझदारी यूज करिए। मैं तो सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको, बस लेक्चर दे रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप समझ जाए। देखिए, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन हो पहले समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है और उसके अनुसार अपना आंसर दो, क्योंकि एग्जाम में क्या बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो इतना लिखिएगा यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि जयप्रकाश नारायण बापू और नेहरू की बातों को क्या करते हैं, मतलब उनकी जो गलत नीति है, कभी कल गलत नीति लगाते हैं तो उनका खंडन करते हैं, उनका बुराई करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो आप मतलब आपके अनुसार यहाँ पर कुछ अलग भी हो सकता है। अमेरिका प्रवास की आपकी बातों अच्छी लगी हो, उनका अमेरिका प्रवास में जो संघर्ष रहा, जो मेहनत रहा, वो आपको अच्छी लगी हो, या 5 जून 1974 में भाषण दिए वो आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ पर आपके अनुसार आंसर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो जयप्रकाश नारायण की इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। तो लिखिएगा कि यहाँ इस भाषण में हमें सबसे प्रिय अंश, हमारा सबसे प्रिय अंश यही है कि जयप्रकाश नारायण बापू और नेहरू की गलत नीतियों कभी कल बुराई करते हैं तो वे लोग बुरा नहीं मानते हैं, जबकि नेहरू उनको अपने भाई के समान मानते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। और नेहरू एक बात वहाँ पर कहते हैं कि अभी जो हमें आज़ादी मिली है, अभी जो हमें आज़ादी मिली है, इंडिपेंडेंट मिली है, ये सब क्या है, ये पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। पूर्ण आज़ादी के लिए हमें मीलों दूर पैदल चलना पड़ेगा और वहाँ पर लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और इसके लिए जनता को, छात्रों को और युवा को तैयार रहना होगा संघर्ष करने के लिए। ठीक है, तो आखिर सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा? प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि ये दोनों क्या थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन इनमें इतना बड़प्पन का गुण था, इतना बड़प्पन था कि ये जेपी के बातों को बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत है। तो लिखिएगा चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण की सुझाव क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने सुझाव क्या दिया था कि चुनाव में कम खर्च करी जाए, दूसरा गरीब लोगों को चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित करी जाए, चुनाव से जो पैसा बचेगा वो समाज के विकास में लगा दिया जाए, और साथ में समाज में जो भी लोग हैं सबको एक नज़रिए से देखी जाए। और एक सबसे बड़ी बात वो कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं, चुनाव में सुधार करने के लिए, क्वेश्चन समझिए, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं। जयप्रकाश नारायण चुनाव सुधार के बारे में यही कहते हैं कि सबसे पहले खर्च कम करी जाए, क्योंकि खर्च कम होगी और जो पैसा बचेगा वो जनता का विकास में लगा दिए जाएंगे, तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। और दूसरी बात वो कहते हैं कि गरीब लोगों को चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित करी जाए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि हर लोगों को समान नज़रिए से देखी जाए। और चौथी बात कहते हैं कि जनता अपना सरकार अपने आप से चुने। यदि वो सरकार गलत नीति, गलत तरीके यूज करती है, गलत काम करती है, तो उस सरकार को जनता तुरंत उखाड़ फेंके। इतना जनता को अधिकार होनी चाहिए, तब जाकर हमारे चुनाव में क्या हो जाएंगे, सुधार हो जाएंगे। उन सुझाव से आप कितना सहमत है। तो जो भी जेपी बातें बोले हैं वो एकदम सही है, हम पूर्णतः उनकी बातों से क्या है, सहमत है कि चुनाव सुधार में सबसे पहले कम खर्च करी जाए और जो भी खर्च बचे वो समाज के विकास में लगा दी जाए, इससे भ्रष्टाचार मिटेंगे। और दूसरी बात, गरीबों को चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित करी जाए, क्योंकि जब गरीब खड़े होंगे तो अपने समाज की विकास करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि गरीबी से झेले हैं तो गरीबी को जानते हैं और गरीब लोगों की बातों को वो समझ सकते हैं। और तीसरी बात ये कहते हैं कि हर लोगों को समान नजरिए से देखी जाए और उनके समाज का विकास करी जाए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो अपनी सरकार स्वयं चुने, लेकिन यदि वो सरकार कोई गलत काम करता है तो जनता को इतना अधिकार है कि वो उनकी सरकार को फिर से छीन ले, ताकि चुनाव में क्या हो जाए, सुधार हो, आगे कोई फिर गलती नहीं करे। ठीक है, इतनी बातें लिखिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ।
तो प्रश्न नंबर 11 आपका है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो देखिए दिनकर जी का निधन जो है ना कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये बात समझिए। दिनकर जी मृत्यु के दिन, जब इनका जिस दिन मृत्यु होने वाला था, निधन होने वाला था, उस दिन ये जेपी से मिले थे और जेपी उस दिन रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान के रूप में ठहरे थे। कहाँ थे? जेपी के मित्र का नाम था रामनाथ गोयनका, ऐसे मित्र बहुत थे, लेकिन वहाँ पर उस दिन वो ठहरे थे जहाँ पर जेपी का निधन होने वाला था। और जेपी भी इनसे मतलब दिनकर जी भी, रामधारी सिंह दिनकर भी इनसे क्या किए थे, मिलने गए थे। ये रामनाथ गोयनका कौन था? तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक था। कौन था? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक था। तो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, तो आंसर लिखिएगा कि निधन के दिन, मरने के दिन, मृत्यु के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने के लिए गए थे और जेपी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान के रूप में ठहरे थे। उसी दिन, उसी रात को इनको दिल का दौरा पड़ता है और कुछ ही मिनट में, मतलब 3 से 4 मिनट में इनको अस्पताल में पहुंचाया जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं बच पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर लिखिएगा दिनकर जी का निधन और कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, तो लिखिएगा दिनकर जी मृत्यु के दिन जेपी से जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए गए थे और जयप्रकाश नारायण अपने मित्र रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान के रूप में ठहरे थे। वहीं पर रात के समय दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ता है और 2 से 4 मिनट में, मतलब लगभग 3 मिनट दिया गया किताब में कि लगभग 3 मिनट में इनको अस्पताल पहुँचा जाता है, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाते हैं और अंततः इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो आंसर लिखिएगा कि दिनकर जी मृत्यु के दिन, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी मृत्यु के दिन जेपी से मिलने गए थे और जेपी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान के रूप में ठहरे थे। किस रूप में? मेहमान के रूप में ठहरे थे। उसी रात को दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ता है और 3 मिनट के अंदर में लगभग उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचाने के बाद भी ये क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो इस तरह से आपका देखी जाए तो 200 क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया पूरी एक्सप्लेन के साथ। यदि अब भी नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे।